बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफ़र और सीनियरिटी केस जब हुकूमत के हाथ से निकलता हुआ नज़र आया, जजेस के रिमार्क्स से ये वाज़े तौर पर नज़र आने लगा कि वो 3 जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र और सीनियरिटी के मामले के ऊपर आइनी बेंच के अंदर मौजूद तमाम जजेस जो है वो मुतफ़िक दिखाई नहीं देते। उन्हें कहीं ना कहीं एतराज़ है और हुकूमत को जब ये लगा कि ये फ़ैसला हुकूमत के ख़िलाफ़ आ सकता है और सीनियरिटी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद पहले 5 जजेस के पास या ख़ास तौर पर मोहसिन अख्तर कियानी साहब के पास जाने के इम्कानात हैं और मुमकिन तौर पर फिर वही अगले चीफ जस्टिस भी होते, जब ये तमाम तर मामला सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच में होता हुआ दिखाई दिया तो हुकूमत ने एक नई साजिश, नई चाल चली। और वो नई चाल ये थी कि पंजाब के एडवोकेट जनरल अमजद परवेज़, जो कि शरीफ ख़ानदान के पुराने वकील रह चुके हैं, अब भी वो बहुत सारे केसेस में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ भी पेश होते रहे, अब वो एडवोकेट जनरल पंजाब है, उनको अदालत में भेज दिया। और ऐन उस वक्त जब जवाबुल जवाब जमा हो चुका था सलाहुद्दीन साहब का, बैरिस्टर सलाहुद्दीन जो कि 5 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के वकील हैं, उस दिन वो आकर मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर करते हैं और उनकी दरख्वास्त अलाउ भी कर दी जाती है। आज उन्होंने दलाइल दिए, वो दलाइल बड़े दिलचस्प थे, वो आपके सामने रखूँगा। 1976, 1955 और 1971 के बाद वन सिस्टम जब अलग हुआ तो उस वक़्त के वो दलाइल देते रहे। वो शायद ये भूल गए कि उस वक़्त अक्सर डिक्टेटरशिप हुआ करती थी, एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए तमाम काम हुआ करते थे। अगर हमने ऑर्डिनेंसेस पे ही चलना है, अगर हमने एक शख्स के अहकामात पर अमल करना है और उसी को प्रेसिडेंट बना के अदालत के अंदर दलीलें देनी है, तो फिर मुल्क में आइन, कानून और जमहूरियत और रूल ऑफ लॉ की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर पाकिस्तान के अंदर बादशाहत होनी चाहिए, बादशाह बैठकर जो हुक्म जारी करे पूरी आवाम, अदारों, जजेस और तमाम जो लोग हैं पार्लियामेंट समेत, उन सब को मन वन उसके ऊपर अमल कर लेना चाहिए। बहरहाल टाइम ज़ाया किए बगैर दलाइल की तरफ आते हैं। सीधा दलाइल आपके सामने रखूँगा और उसके बाद फिर उसके ऊपर जजेस के जो रिमार्क्स हैं वो भी बड़े दिलचस्प थे। अभी भी कहीं ना कहीं ये नज़र आ रहा है कि इस बेंच के अंदर मौजूद जजेस, तमाम जजेस जो हैं वो एक ही साइड पर इंक्लाइन नज़र नहीं आ रहे। बहुत सारे जो ज़्यादातर जजेस हैं इस बेंच के अंदर, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की सरबराही में ये 5 रुकनी बेंच है, उसमें ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि ये सीनियरिटी का मामला और जजेस के ट्रांसफ़र का मामला जो है वो दुरुस्त नहीं है और ये कहीं ना कहीं अनडू होने के इम्कानात हैं। इसलिए हुकूमत अब एडवोकेट जनरल पंजाब के ज़रिए मज़ीद ज़ोर लगा रही है। अब वो इस केस में जजेस को रेस्क्यू करने आए हैं, बेसिकली मेन जो चीज़ है। बहरहाल आज उन्होंने 1955 में पाकिस्तान के गवर्नर जनरल ऑर्डर के ज़रिए मगरबी पाकिस्तान को 1 यूनिट बनाने का जो है वो दलील दी और कहा कि उस वक्त 1 यूनिट बनाया गया था और जब 1 यूनिट को अलग अलग किया गया 1970 में 1 यूनिट तहलील हुआ तो तमाम जो जजेस थे उसके पहले 1 यूनिट बनाते हुए तमाम हाई कोर्ट से जजेस लिए गए थे, जो मशरक़ी पाकिस्तान में, मगरबी पाकिस्तान में 1 यूनिट बनाया गया था। तो उस वक़्त तमाम हाई कोर्ट्स की अदालतों को यकजा करके एक कर दिया गया था और फिर यकजा करके गुज़िश्ता सर्विसेज बरकरार रखी गई थी। तो ये दलील थी कि जब 3 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया तो उनकी सर्विस, सीनियरिटी, तमाम चीज़ें बरकरार रहेंगी। उसके बाद उनका कहना था कि जब 1 यूनिट तहलील हुआ तो फिर उन तमाम जजेस को वापस हाई कोर्ट्स में जब भेजा गया तो तब भी उनकी सीनियरिटी, उनकी जो तमाम तर मुख्तलिफ हाई कोर्ट में जब ट्रांसफ़र किया गया तो सर्विसेज जो है उनका तबादला और उस चीज़ को तकसीम किया गया। अब ये 1970 में हुआ, अब 2025 है। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि 1976 में सिंध और बलोचिस्तान हाई कोर्ट्स को अलग अलग किया गया। यहाँ भी judges को दोनों हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करते वक्त सीनियरिटी जो है उसको बरकरार रखा गया, जिस पर जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने फिर उनको कहा कि भाई ये तो बड़ी पुरानी बात है, 1 यूनिट जो है वो नई अदालती तश्कील हुई थी और 1 यूनिट की तहलील पर नए हाई कोर्ट्स तश्कील हुए थे। तो ये कहना कि यहाँ तो पहले से हाई कोर्ट्स मौजूद हैं, यहाँ ना नया हाई कोर्ट बन रहा है ना ही कोई 1 यूनिट जो है उसको तहलील किया जा रहा है। लेकिन अमजद परवेज़ साहब का कहना था कि मेरी दलील सिर्फ इसलिए है कि पहले भी माजी में जजेस की गुज़िश्ता सर्विस को ट्रांसफ़र के वक्त तस्लीम किया गया, यानी उनकी सर्विस में कोई तब्दीली नहीं आई, उनकी सीनियरिटी जो है वो बरकरार रही। फिर मुशर्रफ के संगीन गद्दारी ट्रायल के वक्त जो खुसूसी अदालत कायम की गई थी, उस वक़्त भी हाई कोर्ट्स के 5 सीनियर तरीन जजेस में से 3 को उस ट्रायल कोर्ट का जज मुकर्रर किया गया था और उन 3 में जो सीनियर थे उनको वो सरबराही दी गई थी मुशर्रफ का ट्रायल करने के लिए। तो उस वक़्त भी उनका कहना था कि जुडिशल काउंसिल या जो 3 जजेस में जो सीनियर मोस्ट था उसको जो अदालत का सरबराह बनाया गया था। अब ये वो
दलाइल हैं जो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त 2025 में जब आइन कानून सारा तरीक़ाकार मौजूद है तो फिर उस वक्त जो है चीज़ें इस वक्त जो की जा रही हैं वो भी उस वक्त के हिसाब से ठीक है। फिर जजेस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि जुडिशल काउंसिल या आर्टिकल 6 ट्रायल के स्पेशल कोर्ट में जजेस ख़ास मुद्दत के लिए जाते हैं, वो मुस्तकिल नहीं जाते, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप जो जजेस का ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो मुस्तकिल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मुस्तकिल है। फिर नईम अख्तर अफगान साहब ने कहा कि यहाँ सवाल ये है कि आर्टिकल 200 के तहत जजेस का ट्रांसफ़र मुस्तकिल होगा या आर्जी, ये एक मेन क्वेश्चन है। तो जिस पर उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने भी कह दिया था कि जजेस का तबादला मुस्तकिल किया गया है, तो उस पर उन्होंने कहा अमजद परवेज़ साहब ने कि ये जो तबादला शुदा जजेस की मियाद क्या होगी इस पर भी मैं आगे दलाइल दूंगा। लेकिन नाजरीन आर्टिकल 200 के अंदर भी ये नहीं लिखा हुआ कि जजेस को मुस्तकिल ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो फिर आर्जी ट्रांसफ़र जो है वही कंसिडर होगा यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद आगे चलकर वो कहते हैं कि जहाँ सदर मुमलकत के म्याद करने का आइन में लिख दिया जाए, म्याद तय करने का आइन में लिख दिया जाए, वहाँ इख्तियार होगा 14 जजेस। फिर नईम अख्तर अफगान साहब ने पूछा कि असल मामला ये है कि 14 जजेस को छोड़कर आपने लाहौर हाई कोर्ट में 15वें नंबर वाले जज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया। अब इसमें जो समरी भेजी गई है नाजरीन वो भी मैं आपको बता दूं, समरी जो है वो भेजी जानी चाहिए थी काबीना से तमाम तर मंजूरी के बाद, लेकिन फ़र्द वाहिद शहबाज शरीफ साहब ऑर्डर करते हैं और समरी मूव कर देते हैं। उसके बाद अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि समरी पर आम आदमी ने नहीं बल्कि जजेस ने राय दी है और जजेस कानूनों आइन और कानून को अच्छी तरह से समझते हैं, इसलिए जो जज साहिबान हैं वो आइन और कानून से बखूबी आगाह होते हैं। और मज़ीद कहा कि जहाँ चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को इजाफी जज की ज़रूरत हो उसके लिए मुद्दत का जिक्र है, ट्रांसफ़र मुस्तकिल होती है। अब ट्रांसफ़र मुस्तकिल कैसे होती है जब लिखा हुआ ही नहीं है कि ट्रांसफ़र मुस्तकिल है या आर्जी है। ज़रूरत के तहत एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जज ट्रांसफ़र करने का कानून तो मौजूद है, लेकिन वो आर्जी तौर पर ज़रूरत के लिए मफाद आमा में। अब इस समरी के अंदर भी कहीं नहीं ये लिखा हुआ कि ये आम लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूरत के तहत किया जा रहा है। फिर एक और सवाल था, एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उस समरी के अंदर, सच पीरियड एंड ड्यूरिंग पीरियड में फ़र्क जो है, सच पीरियड एंड ड्यूरिंग पीरियड में फ़र्क जस्टिस शकील अहमद ने पूछा, जिसके बाद बताया गया कि सच पीरियड में मुद्दत का जिक्र होता है और ड्यूरिंग पीरियड में का मतलब होता है कि ट्रांसफ़र जो है वो मुस्तकिल होगी। ये अमजद परवेज़ साहब का कहना था, जिस पर जैसे नईम अख्तर अफगान ने कहा कि शुक्र है आपने ये नहीं कह दिया कि ड्यूरिंग द पीरियड से मुराद इंतकाल तक ट्रांसफ़र है। यहाँ अमजद परवेज़ साहब ने अपनी तरफ से कह दिया कि मुस्तकिल ट्रांसफ़र होना चाहिए, तो नईम अख्तर अफगान साहब ने एक तरह से टॉन्ट किया कि शुक्र है आपने ये नहीं कह दिया कि जब तक इंतकाल नहीं होता जज का वो मुस्तकिल जज रहेगा। जिसके ऊपर जैसे शकील अहमद ने कहा कि ट्रांसफ़र के अमल में समरी में कहीं भी पब्लिक इंटरेस्ट का लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ। ये मामला असल में ये समझने वाला है कि जब जज का ट्रांसफ़र होता है वो आर्जी तौर पर होता है और पब्लिक इंटरेस्ट में होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट से, सिंध हाई कोर्ट से, बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जजेस लाकर बिठाने में पब्लिक इंटरेस्ट कहाँ पर है, ये कहीं पर नज़र नहीं आ रहा, सिवाय इसके कि पीटीआई और तहरीक इंसाफ को फिक्स करना है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं सुन रहे थे, डराने धमकाने, अगवा करने, कैमरे लगाने और धमकियाँ देने के बाद भी वो आइन और कानून के मुताबिक डटे हुए थे, अपनी मर्ज़ी से आइन और कानून के मुताबिक मेरिट पर फैसले दे रहे थे। सिर्फ उस चीज़ को तोड़ने के लिए इन लोगों ने पब्लिक इंटरेस्ट का बहाना किया, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट का लफ्ज़ समरी के अंदर लिखा हुआ भी नहीं है। फिर उसके बाद आर्टिकल 200, ये अमजद परवेज़ साहब की दलील सुनिएगा, वो कहते हैं कि आर्टिकल 200 में पब्लिक इंटरेस्ट लिखा हुआ ही नहीं है। अगर पब्लिक इंटरेस्ट नहीं लिखा हुआ तो अमजद परवेज़ साहब को ये भी पता होगा कि आर्टिकल 200 के अंदर ये भी नहीं लिखा हुआ कि जजेस मुस्तकिल ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो जब जजेस आर्जी ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो मुस्तकिल है? अगर मुस्तकिल होते तो आर्टिकल 200 के अंदर ये भी लिखा होता। बहरहाल उसके बाद उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए इन बातों के बाद, जबकि जजेस को आगे से पूछना चाहिए था कि आर्टिकल 200 के तहत अंदर मुस्तकिल जजेस का ट्रांसफ़र भी तो नहीं लिखा हुआ। बहरहाल समाअत जो है वो कल तक मुलतवी हुई है और इमरान खान साहब के वकील इदरीस अशरफ जो है वो अब कल इसके ऊपर दलाइल देंगे। कल 9:30 बजे इसकी समाअत जो है वो शुरू होगी। जो इदरीस अशरफ साहब हैं, इमरान खान साहब के वकील इदरीस अशरफ साहब ने बहरहाल पिछली जो समाअत थी, 2-3 समाअतें थी, उसके अंदर एक समाअत में ये भी कहा था कि इमरान खान ने जो चीज़ें कुछ लिखी हैं दरख्वास्त के अंदर, मैं उससे एग्री नहीं और मैं उसको ऑन नहीं करता, मेरी अलग से दरख्वास्त है। तो बहरहाल अब ये इमरान खान साहब की नुमाइंदगी करेंगे। मेरे ख्याल में इदरीस अशरफ साहब को इमरान खान साहब शायद जानते भी ना हो, अगर जानते भी हों तो उन्हें यह नहीं पता होगा कि मेरा केस जो है वो किस तरह से या क्या
किन ग्राउंड्स के ऊपर लड़ रहे हैं, ये बड़ा सवालिया निशान है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि 15 मिनट में मैं अपने दलाल मुकम्मल कर लूँगा। और जस्टिस मंसूर अवान जो जनरल अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर अवान साहब जो है वो भी तकरीबन 10 से 15 मिनट में अपना जवाब जो दलाइल हैं वो मुकम्मल करेंगे। और फिर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर का कहना था कि ठीक है, फिर हो सकता है कि कल ही मुख्तसर हुक्मनामा जजेस ट्रांसफ़र और सीनियरिटी केस के ऊपर हम सुना दें। तो अब जनाब कल ये फ़ैसला आने के इम्कानात भी बढ़ गए हैं। अगर ये मुकम्मल हो जाते हैं दलाइल तो कल ही मुख्तसर फ़ैसला आ सकता है। उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में जजेस वकला को कहते हैं जल्दी दलाइल मुकम्मल करें। और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने यह भी जाते जाते कहा कि वकला के तवील दलाइल के सबब के इस तारीख का केसेस जो है वो तख़ीर का शिकार होते रहे हैं, जजेस रिटायर्ड होते रहे हैं। यूँ जजेस रिटायर्ड होने से सब जजेस की कंपोजिशन जो है वो भी तब्दील हो गई है। तो ये जनाब मामला था ट्रांसफ़र और जजेस का सीनियरिटी का, वो मैंने आपके सामने रखा है। अब यहाँ पर नाज़रीन आपको ये भी बताते चलें कि जुडिशल कमीशन का इजलास जो है वो भी तलब किया गया है, वो भी अब सुप्रीम कोर्ट में होने जा रहा है। और ये इजलास इसकी तारीख़ और डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ। जुडिशल कमीशन का इजलास जो है वो इजलास में सिंध हाई कोर्ट के आइनी बेंच पर गौर किया जाएगा और आइनी बेंच की तोसी या नए जजेस की शमूलियत पर गौर किया जाएगा। और चीफ जस्टिस की सदारत में 19 जून को सुप्रीम कोर्ट के अंदर जुडिशल कमीशन का इजलास भी होगा सिंध हाई कोर्ट में आइनी बेंच के हवाले से। ये तो मामला था जनाब आज सुप्रीम कोर्ट में जजेस सीनियरिटी और जो था जजेस के ट्रांसफ़र का, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मेन मसला ये है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अगला चीफ जस्टिस कौन होगा। तो अगला चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को लगाने की कोशिश की जा रही है। तो उसमें अब देखना यह है कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद वही होंगे या फिर फ़ैसला 5 जजेस के हक़ में होगा। अगर 5 जजेस के हक़ में होगा तो ये आइन और कानून की बहुत बड़ी फ़तह होगी। अब आते हैं जनाब इमरान खान साहब के कल वाले ट्वीट के ऊपर। कल उनकी मुलाकात फैमिली से हुई, कुछ मखसूस लोगों की, तमाम लोगों की नहीं हो सकी। मुलाकातें जो हैं वो तमाम उनके ऊपर पाबंदी है। लेकिन 2 बड़ी अहम तरीन चीज़ें हैं। एक, उन्होंने कहा कि जो इंटरनेशनल हालात हैं ईरान इसराइल के, उसकी वजह से मैं 2 तहरीक है उसको 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद उन्होंने बात किया खैबर पख्तूनख्वा बजट के बारे में। उन्होंने कहा बजट पेश तो होना ही था। अब ये भी बात दुरुस्त है कि पेश होना ही था। अब ये जो कुछ कल से लोग खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में मौजूद और बाकी जो तहरीक इंसाफ के लोग ये बात कर रहे हैं कि देखिए जी इमरान खान ने कह दिया है कि बजट पेश तो होना ही था, हमने पेश कर दिया तो गलती क्या थी। तो जनाब आपको फेस सेविंग मिली है, शुक्र करें इमरान खान ने आपको फेस सेविंग दी है। किस तरह से? पहले इमरान खान ने खुद ट्वीट किया था और अडाला जेल के अंदर भी लोगों से कहा था कि बजट पेश करने से पहले मुझसे मुशावरत करनी है ताकि बजट कहाँ कहाँ किस तरह से एलोकेट करना है उस बारे में मुशावरत की जा सके, क्योंकि मैंडेट मुझे मिला यानी इमरान खान को। तो इमरान खान से मुशावरत किए बगैर बजट पेश कर दिया गया यानी अपनी मर्जी से। तो अब इमरान खान ने सिर्फ फेस सेविंग दिया कि भाई अगर पेश ना करते तो वाकई हुकूमत वहाँ पर ख़त्म हो जाती, वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेना पड़ता। तो चलो ठीक है, लेकिन मंजूर करने से पहले मुझसे मुशावरत ज़रूरी है। तो इमरान खान ने इस मामले को इस हद तक क्लियर ज़रूर कर दिया है कि ठीक है पेश करना अगर मजबूरी थी तो अब आगे मुशावरत के लिए अली अमीन, उमर अयूब, मुज़म्मिल असलम, तैमूर झगड़ा और शिबली फराज मुझे ब्रीफिंग देंगे, तब ही बजट पास होगा, वरना बजट पास नहीं होगा। उसके अलावा उन्होंने बहुत सारी बातें की, ब्रेन ड्रेन वगैरह हो रहा है, बहुत सारे लोग बाहर जा रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ लेकर जा रहे हैं। वफाकी बजट पर भी उन्होंने बात की, रूल ऑफ लॉ के ऊपर भी उन्होंने बात की कि जब रूल ऑफ लॉ ना रहे तो जमहूरियत ख़त्म हो जाती है, नाइंसाफ़ी मज़ीद बढ़ती है, जिसके बाद दहशतगर्दी में भी इजाफा होता है, इससे मज़ीद मईशत नीचे आती है और लोगों में मायूसी फैलती है। सवाल ये है कि ये सब कुछ तो हो चुका, कानून इंसाफ की धज्जियाँ उड़ चुकी, मायूसी फैल चुकी, अब आगे क्या है? मायूसी से निकालने के लिए क्या तरीक़ाकार होना चाहिए? तो वो जनाब सिर्फ़ और सिर्फ आइन और कानून के तहत, रूल ऑफ लॉ के तहत आवाम को उनका बुनियादी हक़ राय दही देना, उनको इख्तियार देना, उनका मैंडेट उनके हवाले करना, वो जिसको चाहे अपना लीडर मुकर्रर करें, जिसको चाहे अपना वज़ीर आज़म बनाएं, जिसको चाहे वोट दें, और इदारों को चाहिए कि उसका एहतराम करें, आइन और कानून के पासदारी करें, अपने दायरा इख्तियार में रहें। इसके अलावा आगे बेहतरी की कोई गुंजाइश नहीं निकल सकती। मुल्क मज़ीद जो है वो ख़राबी इख्तियार करता जाएगा। बेहतरी की तरफ जाने के लिए रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।